हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटीआई दोस्त इंडिया। और आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है कि जो प्रारंभिक विद्युत है ना, आधारभूत विद्युत है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखिए। जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये सबसे पहले तो दो प्रकार की होती है। एक रहती है आपकी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी और एक रहती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो जो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट कहते हैं ना। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी, ये वन लाइनर कई बार पूछा गया है। इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि गतिमय विद्युत को विद्युत धारा कहते। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, दूसरा लिखिए, द इलेक्ट्रिसिटी दैट डज नॉट मूव इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अर्थात वह विद्युत जो स्थिर रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है, वो क्या कहलाता है? स्टैटिक विद्युत कहलाता है। स्थिर अवस्था में विद्युत को स्टैटिक विद्युत कहते। अब ना इसमें एग्जाम्पल पूछ लेता है कि स्थिर जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक विद्युत है, उसके उदाहरण बताओ। तो सबसे पहले देखो, कंघी द्वारा कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना। कंघी द्वारा कागज, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो, कंघी द्वारा कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना। ठीक है, वो आपने प्रैक्टिकल किया होगा कि पेन से भी हो जाता है, ऐसे ऐसे करो बाल में, फिर वो पेन लगाओ तो कागज क्या चिपक जाता है ना, तो क्या स्थिर विद्युत है। और दूसरा लिखिए, दरवाजे के हैंडल से शॉक लगना। ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिखता है एग्जाम्पल में स्थिर विद्युत में, तो आप लोग लिख सकते हो। ये निम्मी में है, मैं निम्मी से ही पढ़ाता हूँ, आपको पता है। चलिए इतना लिखिए, वीडियो रोक के। कंघी द्वारा कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना और दरवाजे के हैंडल से शॉक लगना, ये आपके स्थिर विद्युत का उदाहरण है। वीडियो रोक लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए दोस्तों, अब पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि पदार्थ क्या है। पदार्थ है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। ठीक है, तो हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ क्या है? कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जिसका कुछ भार हो और वह स्थान घेरता हो,
पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जिसका कुछ भार हो और कुछ स्थान या कुछ जगह घेरता हो क्या कहलाता है? भार कहलाता है। अब हम पदार्थ की संरचना पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, हिंदी वाले लिख लीजिएगा पदार्थ की संरचना। ठीक है, तो हमको पता है कि सबसे पहले क्या रहता है? एटम। एटम से बड़ा क्या रहता है? मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल से बड़ा क्या है फिर? मैटर है। मैटर है। परमाणु, अणु, और क्या रहता है? पदार्थ। और आप दिल्ली मेट्रो या अदर एग्जाम उठा के देखेंगे तो इनका डेफिनेशन पूछा गया है कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है ना, इससे क्वेश्चन आता है। साथ ही में ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया आता है। चलो उसी को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, अणु का सरल भाग क्या है? परमाणु। तो लिखिए, अणु के सबसे सरल भाग को परमाणु कहते हैं। अणु के सबसे सरल भाग को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटम। इंग्लिश वाले लिखिएगा, द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एटम। ठीक है, इतना लिखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए बता दे रहा हूं मैं। अब देखिए, आपका जो एटम है इसको भी विभाजित किया जा सकता है किसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और किसमें? इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में। आपको पता होगा, आपने 11th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या 9वीं 10वीं में दिया गया है एनसीईआरटी में, कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ रहते हैं? सेंटर में रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। परमाणु के नाभिक में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? बाहर कक्षाओं में गोल गोल चक्कर लगाते रहता है। चलिए आप लोग इतना लिखिए। देखिए, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ लिखिए एक एक पॉइंट। वीडियो रोक लीजिए दोस्तों, वीडियो रोक के लिखिए। और मैंने माइक बुलाया है ऑनलाइन। आप लोग बताइए कि पहले, इससे पहले जो मैंने क्या पढ़ा है, सेफ्टी प्रैक्टिस के पूरे शायद 11 लेक्चर है, वो चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो वहां में से देखिए लास्ट वीडियो, कि उसमें सही आवाज आ रही है कि इसमें सही आवाज आ रही है। यदि उससे सही आवाज आ रही थी तो उससे कंटिन्यू करेंगे, इससे अच्छी आवाज आ रही होगी तो इससे कंटिन्यू करेंगे। चलिए वीडियो रोक लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब आगे लिखिए दोस्तों आप लोग कि द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, कि परमाणु के जो मध्य भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। जिनको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, वीडियो को 2x 1.5x स्पीड में देख सकते हैं। परमाणु के मध्य भाग को नाभिक कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है, वन लाइनर है। देखिए, अभी 16 तारीख को एनवीएस का पेपर था, 16 मई को। तो उसमें ना इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे थे वन लाइनर टाइप से। आजकल पेपर का तरीका यही है कि यदि मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन में एकदम इजी पूछेगा। ठीक है, और 20 क्वेश्चन में जो रहेगा थोड़ा सा मॉडरेट टाइप से पूछेगा। ठीक है, उतना हार्ड पेपर पूछता है नहीं। तो उसमें क्या रहता है कि ये जो 80 क्वेश्चन है ना, ये आप सबसे बनना चाहिए। और ये 20 क्वेश्चन में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन बनना चाहिए। तब जाके आपका कट ऑफ जो रहता है 85 प्लस रहता है। फिर वही कहते हैं कि इतना नंबर कैसे डालिए, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसे आते हैं। अब बताइए, ऐसे क्वेश्चन कई पेपर में आए हैं अपने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, कि परमाणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं? क्यों? तो परमाणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। पिछले साल एमपीपीजीसीएल में क्वेश्चन आया था कि नाभिक की खोज जो अल्फा कण प्रकीर्णन वाला है वो किसने प्रयोग किया था? तो किसने किया था आपको पता होगा, रदरफोर्ड ने किया था, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो परमाणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं।
और परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। देखिए इंग्लिश में लिखे तो ज्यादा सही रहेगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। वो भी कैसे किया था? अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा। ठीक है दोस्तों। इसके लिए ना इनको 1908 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1908 में नोबेल पुरस्कार, 1908 में नोबेल प्राइज। ठीक है, तो लिख सकते हो परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा। 1908 में नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए इनको। इसके आगे लिखिए आप लोग। अच्छा ठीक है, आपको बता देता हूं मैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई नाभिक है, ये क्या है? ये कोई नाभिक है। तो यहाँ पे आपका प्रोटॉन रहेगा और क्या रहेगा? न्यूट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। और इधर बाहर कक्षा में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहेंगे। प्रोटॉन जो रहता है पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज रहता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस टाइप से चक्कर लगाते रहता है ना। तो ऐसे आप लोग डायग्राम बना सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? आपका नाभिक है। इसको करो न्यूक्लियस, नाभिक। इसको कहते हैं ऑर्बिट, यानी कक्षा। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप लोग। चलिए इतना लिखिए। अब देखिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परमाणु की खोज किसने किया था? जो एटम है इसकी खोज किसने किया था? तो इसमें ना बहुत से डाउट है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। ठीक है, कि ऑप्शन में क्या दिया है। तो परमाणु की खोज ना देखो, सबसे पहले डेमोक्रिटस ने किया था। डेमोक्रिटस, परमाणु की खोज किसने किया था? डेमोक्रिटस ने किया था। और जो जॉन डाल्टन ने क्या दिया था? कई लोग जॉन डाल्टन कहते हैं, पर जॉन डाल्टन ने ना परमाणु सिद्धांत दिया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन में देखना है कि यदि डाल्टन है तो डाल्टन मार देना है, डेमोक्रिटस है तो डेमोक्रिटस कर देना है। तो परमाणु की खोज डेमोक्रिटस ने किया था, लेकिन जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। ये भी लाइन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखते जाइए साथ में, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, है ना। अब देखिए थॉमसन भी है और कहीं जगह पे क्या है? टॉमसन भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थॉमसन भी और क्या है? टॉमसन भी है। जैसे आप लोग ना एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो थॉमसन है। चलिए दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की खोज ना जे थॉमसन ने किया था, कहीं कहीं टॉमसन भी मिलेगा। और कब किया था इन्होंने? 1897 में किया था। और इनको 1906 में नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। 1906 में नोबेल प्राइज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। अब बताओ प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज, इसमें भी डाउट है बहुत से लोगों को। ठीक है, देखिए प्रोटॉन की खोज जो है ना, खोज तो ई गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? ई गोल्डस्टीन ने, लेकिन जो नामकरण है ना वो किया था रदरफोर्ड ने। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि नाम पूछ रहा है कि खोज पढ़ रहा है? पूछ रहा है, सॉरी। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, और इसने कब किया था? 1886 में किया था। 1886 में किया था। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और रदरफोर्ड ने नाम कब दिया था? 1917 में। 1917 में। तो हमने क्या देखा कि परमाणु के मध्य भाग को नाभिक कहते हैं। और जो परमाणु में नाभिक की खोज है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, जिसके लिए 1908 में नोबेल प्राइज मिला। अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा किया था। परमाणु की खोज है वो डेमोक्रिटस ने किया था, लेकिन जो परमाणु का सिद्धांत है जॉन डाल्टन ने
सॉरी, परमाणु जो नाम है वो डेमोक्रिटस ने दिया था और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इतना आपको। परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था और परमाणु जो खोज है वो डेमोक्रिटस ने किया था और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। इतना याद रखिए आप लोग। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में, 1906 में नोबेल प्राइज मिला उनको। प्रोटॉन की खोज ये गोल्डस्टीन ने 1886 में और रदरफोर्ड ने नामकरण किया और 1917 में क्या मिला इनको, 1917 में इन्होंने किया था। ठीक है, इतना लिखिए। इसके बाद आगे पढ़ते दोस्तों हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में। बहुत गंदा लग रहा है। न्यूट्रॉन के बारे में पढ़िए। न्यूट्रॉन की खोज ये क्या था दोस्तों, जेम्स चैडविक है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में डिटेल से। हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉन दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता है। इसलिए तो कहा जाता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए लिख लिया आपने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। तीनों तीनों एक साथ लिख लो, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यदि आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटॉन क्या जानते हैं हम लोग प्रोटॉन के बारे में? सबसे पहले कि इसमें धनात्मक आवेश होता है। कैसा होता है? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि धनात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद और क्या जानते हैं कि यह नाभिक में रहता है। कहाँ रहता है? नाभिक में। इसके बाद इसके बारे में हम क्या जानते हैं कि इसका द्रव्यमान। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? 1.67 गुणित 10⁻⁻27 किलोग्राम। और यह जो है प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना, यानी कि प्रोटॉन जो है, देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होता है। 40 गुना भारी होता है। ये लिखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और प्रोटॉन कैसा रहता है? आपको पता है कि प्रोटॉन जो है नाभिक में स्थिर रहता है। ये मूव नहीं करता दोस्तों। ठीक है, इधर उधर नहीं जाता, स्थिर रहता है। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है, नाभिक में स्थिर रहता है। इसके बाद लिखिए दोस्तों, प्रोटॉन पे आवेश का कितना रहता है? ये पूछा जाता है। प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10⁻⁻19, 10⁻⁻19। और ये कैसा रहता है? धनात्मक। जितना आवेश प्रोटॉन पे रहता है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पे भी रहता है, लेकिन वो कैसा रहता है? ऋणात्मक रहता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ्लो में, यानी कि प्रवाह में प्रोटॉन भाग नहीं लेता है। सबसे बड़ी बात, प्रोटॉन भाग नहीं लेता है। इतना लिखिए दोस्तों प्रोटॉन के बारे में। फिर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। और जो देखिए इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नाभिक में रहता है क्या? नहीं। ये कहाँ रहता है? नाभिक के बाहर कक्षा में। ठीक है, मूव करते रहता है, गतिशील रहता है, गतिशील रहता है। इसके बाद लिखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान।
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? 9.1 गुणित 10 पर माइनस 31। 9.1 गुणित 10 पर माइनस 31। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना रहता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश सेम आवेश रहता है, लेकिन क्या रहता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक रहता है दोस्तों। ठीक है, इतना लिखिए। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ्लो में इलेक्ट्रॉन सक्रिय रूप से भाग लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। चलिए इतना लिखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात कि इलेक्ट्रॉन का व्यास प्रोटॉन के व्यास से 3 गुना बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन का व्यास प्रोटॉन के व्यास से 3 गुना बड़ा होता है। 3 गुना बड़ा होता है। देखिए, जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का व्यास जो है प्रोटॉन के व्यास से कैसा होता है? 3 गुना बड़ा होता है। इतना लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन के बारे में। वीडियो रोक लीजिए आप लोगों को राइटिंग समझ पा रही ना दोस्तों? ऊपर लिखा है ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे, फिर नाभिक के बाहर कक्षा में गतिशील रहता है, फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणित 10 पर माइनस 31 केजी होता है, फिर इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ्लो में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। इलेक्ट्रॉन का व्यास प्रोटॉन के व्यास से 3 गुना बड़ा होता है। इतना लिखिए। अब न्यूट्रॉन के बारे में बताओ दोस्तों। प्रोटॉन के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया, अब न्यूट्रॉन के बारे में यही है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बस इतना लिखो कि वैद्युतिक रूप से उदासीन। वैद्युतिक रूप से उदासीन। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कि विद्युतीय रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है। अब एनर्जी सेल के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि जो ऊर्जा कोष रहता है एनर्जी सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कॉपर और एल्युमिनियम का कई बार पूछा जाता है एनर्जी सेल, साथ में सिलिकॉन और जर्मेनियम का भी ऊर्जा कोष। ठीक है, तो ऊर्जा कोष में क्या रहता है कि लिखो इसमें एक परमाणु में यानी कि एक एटम में है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस नाभिक के, न्यूक्लियस के चारों ओर, एक परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक कोष में व्यवस्थित रहता है। इतना याद रखिएगा। एक परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक कोष में व्यवस्थित रहता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम देखिए, ये है 2n², जहां पे लिखो n बराबर क्या है? कक्षा। n बराबर कक्षा। ठीक है, अब देखिए ये रहता है k से स्टार्ट होता है और बढ़ते जाता है। तो जैसे k, l, m, n, o है ना, तो k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4 और o के लिए 5। ठीक है, अब जैसे हम लोग ये नियम लगाएंगे, 2n² वाला नियम लगाएंगे दोस्तों, है ना। तो देखिए यहाँ पे n का मान कितना है? 1, यहाँ पे n का मान कितना है? 2, यहाँ पे n का मान कितना है? 3, यहाँ पे n का मान कितना है? 4 और यहाँ पे n का मान कितना है? 5। तो अब देखिए 2n² लगाओ, यहाँ पे 2n² है ना, तो कितना आ जाएगा? 2, यहाँ पे लगाओगे 2, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8। वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? 18, 2 8 18। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, वैसे आगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50। तो ऐसे लिख सकते हो 2 गुणित 5 का वर्ग, तो 5 5 25, 25 दूनी 50, इस टाइप से। तो ये नियम बहुत याद रखिएगा। ठीक है, ये जो नियम है ना, याद रखिएगा कि किस टाइप से हमको इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम रखना है। बस ये याद रखिए 2n², नंबर ऑफ सेल n बराबर 1, तो 2n का स्क्वायर यानी कि 2 पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आज दोस्तों बोर्ड बहुत गंदा लग रहा है, क्योंकि जो साफ करने का ना ये भी गंदा हो गया है। बहुत अभी आंधी तूफान डस्ट के कारण, तो उसे अच्छे से साफ करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कापर है, कापर है ना। अब जैसे कापर है, अब कापर का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो कापर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। सिलिकॉन का कितना होता है, 14 होता है। जर्मेनियम का कितना होता है, 32 होता है। पारा का कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, सोना का कितना होता है, 79 होता है। ऐसे सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो शायद आयरन का कितना होता है, 26 होता है ना। ये सब जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा। तो अब बताइए 29 है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2। फिर क्या हो जाएगा, 8। कितने हो गए, 10। फिर क्या हो जाएगा, 18। फिर कितना हो जाएगा, 1। देखो 29 है, तो 8 2 10, 18 और 1 29। तो देखिए ये आ गया आपके ये कक्षा में, ये एल में आ गया, ये एम में आ गया और ये एन में आ गया। ठीक है, एन में कितने आ रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब एल्यूमिनियम का देखिए 2, फिर 8 10 हो गया, बचे कितने, 3। तो ये 3 आ गया, तो ये किस में आ रहा है, ये एम में आ रहा है, एम कक्षा में। इसके बाद सिलिकॉन 14। तो आप लोग देखिए पहले तो 2, फिर 8, कितने हो गए, 10 बचे 4। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, ये भी एम में आ जाएगा। जर्मेनियम का कितना होता है, बस 32। तो 2 8 18, 8 2 10, 28 हो गए और बचे 4। तो ये भी किस में आ जाएगा, आपका एन में आ गया। देखिए ये दोनों अर्धचालक है, और इनके बाहरी कक्षा में कितने कितने आ रहे हैं, 4 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने, 4 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये दोनों क्या है, विद्युत के अच्छे चालक है। तो इसमें कितने आ रहे हैं, 1 और 3, यानी कि 4 से कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेस देन 4। ठीक है, अब Hg80 है, इसका बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़ दीजिए, बस इतना ही समझिए, आप लोग लिख लीजिए इतना। चलिए दोस्तों, वीडियो रोक लीजिए आप लोग। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन वितरण है ना, ये क्या करता है, देखिए इलेक्ट्रॉन वितरण परमाणुओं का ये सब मैं निम्न से लिखा रहा हूँ ना, इधर उधर से कहीं से नहीं लिखवा रहा हूँ। जितने भी डाटा है फैक्ट है, मैं निम्न से लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन वितरण परमाणुओं के रासायनिक और व्यवहारिक, व्यवहारिक नहीं, रासायनिक और वैद्युतिक लिखिए, रासायनिक और वैद्युतिक वैद्युतिक गुण निर्धारित करते हैं। इलेक्ट्रॉन वितरण परमाणु के रासायनिक और वैद्युतिक गुण निर्धारित करते हैं। ठीक है, और ये किस प्रकार निर्धारित करते हैं कि यह इस पर निर्भर करता है कि यह इस पर निर्भर करता है कि कितने सेल और सब सेल भरे हैं। ठीक है, दूसरा लिखिए दोस्तों, वह परमाणु रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। वह परमाणु रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय होते हैं जिनमें पूर्ण भरे कक्षा की तुलना में पूर्ण भरे कक्षा की तुलना में यानी कि फुल भरा हुआ है उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन एक अधिक या एक कम होता है, ठीक है, अगला लिखिए दोस्तों,
वह परमाणु जिसका बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरा होता है वह परमाणु जिसका बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरा होता है वो कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। क्या होता है? रासायनिक रूप से भरा होता है, वह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, इनेक्टिव होता है। कैसा होता है? इनेक्टिव होता है। इतना लिखिए, निष्क्रिय। ऐसा निष्क्रिय, ठीक है। तो निष्क्रिय तत्व कौन होते हैं? गैस होते हैं। सभी निष्क्रिय तत्व कैसे होते हैं? गैस होते हैं। याद रखिएगा आप लोग कि सभी निष्क्रिय तत्व गैस होते हैं, क्योंकि इनके आखिरी परमाणु में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिसलिए इसके लिए किसी दूसरे तत्वों के साथ क्या करते हैं? सहयोग नहीं करते। सभी निष्क्रिय तत्व गैस होते हैं, ठीक है। निम्न से डाटा है, आप लोग लिखिएगा। वीडियो रोक लीजिए। वीडियो रोक लीजिए। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? धातुओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। धातुओं के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग कि जो धातुएं है, मेटल्स है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, धातुओं की विशेषताएं है ना, विशेषताएं। सबसे पहले आपको लिखना है कि दे आर गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है। विद्युत के कैसे होते हैं? अच्छे चालक होते हैं। और दूसरा लिखना है आपको, दे कैरी चार्ज थ्रू द मटेरियल, दे कैरी चार्ज, ठीक है। आवेश का प्रवाह करते हैं अपने पदार्थ के द्वारा। दे कैरी चार्ज थ्रू मटेरियल, इतना लिख लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसके बारे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही डिसाइड करता है कि जो तत्व है या परमाणु है वो किसका है? चालक का है, कुचालक का है या अर्धचालक का है? तो सबसे लिखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हेडिंग ला लिए, जिसको हिंदी में लिखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें लिखिए, किसी भी पदार्थ की अंतिम कक्षा में, किसी भी पदार्थ के अंतिम कक्षा में किसी भी पदार्थ के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, किसी भी पदार्थ के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते। किसी भी पदार्थ के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अंतिम कक्षा को संयोजी कक्षा भी कहा जाता है, ठीक है। किसी भी पदार्थ के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
और अंतिम कक्षा को संयोजी कक्षा भी कहा जाता है। इतना लिख लीजिए दोस्तों आप लोग। इसके बाद लिखिए, नाभिक से अधिक दूरी होने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में आकर्षण बल कम होता है। नाभिक से दूरी, ये दूरी है ना, नाभिक से दूरी अधिक होने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में नाभिक से दूरी अधिक होने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में आकर्षण बल कम होता है, इसलिए आसानी से क्या रहता है, किसी और के साथ में रासायनिक क्रिया कर लेता है। नाभिक से दूरी अधिक होने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में आकर्षण बल कम होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद लिखिए कि इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन को सुगमता से स्वतंत्र किया जा सकता है। इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन को सुगमता से स्वतंत्र किया जा सकता है। सुगमता से स्वतंत्र किया जा सकता है। इसके बाद लिखना है दोस्तों आपको, ऊपर लिखवा दे रहा हूं, विद्युत को सामान्य रूप से इन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का चालक में से विद्युत को सामान्य रूप से इन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का चालक में से होने वाले प्रवाह से परिभाषित करते हैं। चालक में से होने वाले प्रवाह से परिभाषित करते हैं। विद्युत को सामान्य रूप से इन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का चालक में से होने वाले प्रवाह से परिभाषित करते हैं। यानी कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये लाइन याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। इतना लिख लीजिए वीडियो रोक के। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से शुरू कीजिएगा, फिर ऊपर की 2 लाइन भी लिखिएगा। अच्छा दोस्तों, ये भी लिख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये मिटा दे रहा हूं मैं, वीडियो रोक लीजिएगा आप इससे पहले, कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे बहता है, नेगेटिव टर्मिनल से ऋणात्मक सिरा से धनात्मक सिरा की ओर, टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसा रहता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, है ना, यानी कि ऋणात्मक सिरा से धनात्मक सिरा की ओर बहता है। ठीक है। और करंट का फ्लो कैसा होता है, करंट फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, उल्टा होता है ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो करंट का फ्लो है, धारा का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है ना। करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है, आप कह सकते हैं। इतना लिखिए, फिर इसके बाद लिखाता हूं मैं, वीडियो रोक लीजिए। देखिए दोस्तों, थोड़ा थ्योरेटिकल है, आपको पढ़ने में बोर लग रहा होगा, लेकिन आते एग्जाम में, ठीक है, आते एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं मैं। और जितना भी डाटा है निम्न से बाहर से नहीं है। वीडियो रोक लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ बोर्ड। अब चलिए, अब लिखिए अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन
ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की